Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So we have completed till here. Now we will start. We are going to start this 5.1 inertia and mass. So let's start. From all the examples that are given until now, we can see that every object resists any change in its state, whether it is at rest or in motion. It does not want to change its state and wants to remain in its initial state of motion. This characteristics of an object is called inertia. Several other questions arise from this. For instance, we can ask whether all the objects have inertia. If yes, then on what factors its value depends upon, and is the inertia of all objects same? Come, let's understand this through an activity. देखिए, हम लोगों ने मैंने इनर्शिया का डेफिनेशन आपको बता दिया था। जब कोई बॉडी अगर मोशन पे है, जब कोई बॉडी आपका मोशन पे है या फिर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, तो वो तब तक मोशन पे ही रहेगी या फिर वो बॉडी तब तक रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगाया जा सकता। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे कहा जाता है आपका इनर्शिया। अब इनर्शिया की जब बात आ जाती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, जैसे कि क्या सारे ऑब्जेक्ट में जो इनर्शिया रहता है वो सेम होता है? क्या-क्या फैक्टर्स की वजह से इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है? ये सारे सवाल जो हैं वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है? तो देखते हैं, आपको यहाँ पर एक छोटी-सी एक्टिविटी दी हुई है जिसको आपको समझने के लिए बताया है। ठीक है? तो एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 2 प्लास्टिक बॉटल्स लेने हैं, ए और बी। एक बॉटल में, बॉटल बी में आपको वाटर फिल कर देना है और फिर ड्रॉप बोथ द बॉटल्स बाय पुशिंग देम विद योर हैंड। ठीक है? और उसके बाद में एक बॉटल आपका खाली है और दूसरे बॉटल में आपका वाटर फिल है, और उसके बाद में उसको ड्रॉप करना है। ठीक है? नीचे गिरा देना है, अपने हाथ से उसको पुश कर देना है और फिर देखना है कि कौन सा बॉटल जो है वो आसानी से गिर गया। ठीक है? आसानी से गिर गया। यू विल फाइंड दैट इट वाज ईजियर टू पुश एंड ड्रॉप द एम्प्टी बॉटल एज कंपेयर टू द फिल्ड वन। Similarly, it is easier to push an empty carbon box as compared to a carbon filled with books. We can think of several such other examples. देखिए, हम देखेंगे जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जिस बॉटल में, जो कि एम्प्टी बॉटल थे जिसमें कुछ भी नहीं था, वो आपका आसानी से गिर जाएगा, और दूसरा जिसमें पानी था वो थोड़ा सा, उसको गिरने में थोड़ा सा ज़्यादा पुश आपको करना पड़ेगा। तो एम्प्टी चीज़ें क्या रहेंगी, आसानी से हो जाएंगी आपकी, मतलब आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको एम्प्टी एम्प्टी बॉटल को आप क्या कर सकते हो, आसानी से पुश कर सकते हो, और जो फिल्ड वन है उसके लिए आपको थोड़ा सा फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि when there is just one person riding a bicycle, it is easier to bring it to a halt by applying brakes. But when a friend of yours sits behind you, it is difficult to apply brakes and bring the bicycle to a halt. Can you explain the reason behind this? Discuss among yourself. ठीक है? यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बोल रहा है कि जब कोई भी पर्सन बाइसिकल चलाता है, ठीक है, कोई भी पर्सन जब बाइसिकल चलाता है तो वो आसानी से क्या हो सकता है, रुक सकता है आसानी से। जब हम ब्रेक लगाते हैं बाइसिकल में तो आसानी से जो आपका बाइसिकल है वो रुक जाएगा। लेकिन जब आपका कोई फ्रेंड आपके पीछे बैठा हुआ है तो ब्रेक लगाने में थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और बाइसिकल को रोकने में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्या है इस चीज़ का रीज़न, ये चीज़ आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया है। To change the state of a filled bottle, we need to apply more forces as compared to an empty bottle. In a similar way, when the single person rider a bicycle, it is easier to apply brakes, while in case of two people sitting on the bicycle, more force has to be applied. This means that heavier objects have more inertia. Inertia is that property due to which an object tries to remain in its state of motion or state of rest. Mass is the measurement of resistance of an object towards any change in its state, which means that mass is the measure of the property of inertia of any object. If the mass of an object is more, its inertia will be greater. The SI unit of mass is kilogram. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जिस जिस तरीके से एम्प्टी बॉटल को गिराने में, एम्प्टी बॉटल को पुश करने में हमको ज़्यादा फोर्स नहीं लगा, और
ज़्यादा फोर्स हमको फिल्ड बॉटल को पुश करने में लगा। उसी तरीके से जब कोई पर्सन जब अकेला साइकिल चला रहा है, अकेला बाइसिकल चला रहा है, तो उसको रोकने में कम फोर्स लगेगा। और वहीं पर जब अगर 2 पर्सन जो है वो बाइसिकल चला रहे हैं तो फोर्स जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये कि जो इनर्शिया है वो आपका हेवियर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी होगा, उसी वजह से इनर्शिया जो है वो डिपेंड करेगा। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपका मास के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मास इनर्शिया आपका ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपका मास के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका मास। मास मास जो है वो आपका क्या है, एक मेजरमेंट है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, अपना स्टेट को चेंज कर रहा है, तो उसका मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही आपका क्या है, मास है। इसका मतलब ये कि मास जो है वो क्या है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को मेजर करने के लिए है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मास जो है वो आपका प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को मेजर करने के लिए है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करना मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को मेजर करना। अगर जो मास है ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अब आपका मास का यहाँ पर ऐसा यूनिट दिया है जो कि है आपका किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्टिविटी 3, टेक अ ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी हुई है, क्या बोल रहा है। आपको एक वुड का ब्लॉक लेना है जिसके दो अपोजिट साइड्स में जिसके दोनों जो साइड्स अपोजिट साइड्स है ब्लॉक के, उसमें एक में हुक डालना है, ठीक है, एक में हुक डालना है और एक नेल डालना है, ठीक है। दोनों हुक डालना है या फिर नेल डालना है, और दोनों को थ्रेड से बांध देना है। एक थ्रेड ए और एक है आपका बी। दोनों का लेंथ जो है वो सिमिलर है और दोनों ही क्या है, हुक से दोनों में ही हुक लगा हुआ है। यहाँ पर आपको जो फिगर है उसमें दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको टेबल में जो वुडन ब्लॉक है उसको टेबल में रखना है और फिर आपको पुल करना है थ्रेड ए को, ठीक है। थ्रेड ए को आपको पुल करना है, फोर्स लगाना है, फुल पुल करना है और फिर देखना है कि ब्लॉक ब्लॉक जो है वो किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन मूव करना है। उसी तरीके से आपको थ्रेड बी को पुल करना है और क्यू फोर्स से, और फिर देखना है कि जो आपका ब्लॉक है वो किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है कि कहीं और। लेकिन जब हम दोनों ही फोर्स मतलब आपका पी और क्यू फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो दोनों फोर्स अगर सिमिलर हो जाएगा तो तो आपका जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर अगर आपका अगर हम ए पर फोर्स लगा रहे हैं या फिर बी पर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो अगर इक्वल है तो ब्लॉक क्या होगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। उसी तरीके से दोनों ही फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी दूसरा मतलब कोई भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। ये क्या है आपका बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉक जो है जहाँ पर ज़्यादा फोर्स है वहाँ पर मूव हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे तो वो आपका कांस्टेंट रहेगा। Net force is the calculated force applied on the block. To understand net force, we will need to know all the forces that are applied on the object along with their directions. To get the net force, we sum up all the forces that are applied in one direction and subtract all those forces that are applied in opposite direction. The net force applied on the blocks is a vector sum of P and Q. Therefore, the net force applied on the block is in a state of balanced force, that is net force is equals to P is equals to Q, that is equals to 0. If the force applied on the thread B is more than the force applied on A, then the block will shift towards the left side. Both the forces are not balanced, and so the motion of the object will be towards the force with greater magnitude, that is towards B. Force applied on the block Q माइनस P। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब कोई नेट फोर्स, ठीक है, अब हमको अगर नेट किसी उस ब्लॉक पे, उस वुडन ब्लॉक पे जब हमको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों जो फोर्सेस जहाँ उस ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं और जिस जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहे हैं उसको हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है।
क्या दोनों फोर्स इक्वल है या कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन पे ज़्यादा जा रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन को दोनों डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है उसको देखने के बाद में हमको पता चलेगा कि ये जो डायरेक्शन है, जो पी और क्यू का जो मोशन का मतलब जो आपका पी और क्यू जो डायरेक्शन है जिसमें फोर्स लग रहा है आपका, वो दोनों ही इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों इक्वल है तो बॉडी जो है वो आपका मूव नहीं करेगी। तो बॉडी जब मूव नहीं करेगी तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल फोर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, जब पी और क्यू को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स जो है वो इक्वल है और अपोजिट है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। वहीं पर अगर जो थ्रेड बी में जो अप्लाई फोर्स हो रही है, इस साइड में जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ए साइड में फोर्स जो लग रहा है उसके अगर कंपेयर करेंगे तो बी साइड का फोर्स अगर ज़्यादा है तो ब्लॉक जो है वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। अब अगर हमको इसको फोर्स नेट टोटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, Q माइनस पी कर देंगे और यही होगा जो हमारा फोर्स कितना जो अप्लाई हो रहा है उस ब्लॉक पे, वो होगा आपका Q माइनस पी। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।